नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि ये क्लास है आपकी जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री वो कोर्स चलाई जा रही है, जिसमें आपका अभी लेटेस्ट ऑडिट वाला पार्ट चल रहा है, जिसमें नया यूनिट स्टार्ट करेंगे आज, यानी रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसका मीनिंग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो ऑडिट के दौरान जो ऑडिटर होता है उसके द्वारा जो भी एविडेंस, साक्ष्य या जो भी असेंशियल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं या किसी के बारे में क्यूरीज की जाती है, तो जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधक होता है, उनके द्वारा जो भी सूचनाएं उसको उपलब्ध करवाई जाती है वो ही एक तरीके से अभ्यावेदन या प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका देखेंगे यानी रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इसका टेक्निकल टर्म्स देख लेंगे। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पे। And management representation is a letter issued by a client to the auditor in writing as part of audit evidences. The representations letter must cover all periods encompassed by the audit report and must be dated the same date of audit work completion. It used to let the client's management declare in writing that the financial statement and other representation to the auditor are sufficient and appropriate and without omission of material facts to the financial statement to the best of the management's knowledge. It serves to documents management representation during the audit, reducing misunderstanding of management's responsibilities for the financial statement। यानी प्रबंधन क्या है, एंड प्रबंधन निवेदन, एक तरह से अभ्यावेदन कह सकते हैं इसको या प्रतिवेदन कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन प्रतिवेदन या अभ्यावेदन एक लिखित पत्र है जो लेखा परीक्षा साक्ष्य के भाग के रूप में ग्राहक द्वारा यानी कंपनी द्वारा लेखा परीक्षक को जारी किया जाता है। यानी जो कंपनी होती है, संस्था होती है, एक तरीके से प्रपत्र होता है, साक्ष्य होता है। तो लेखा परीक्षा के दौरान जो लेखा ऑडिटर होता है यानी ऑडिटर को ये कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। निवेदन पत्र या अभ्यावेदन पत्र में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल सभी अवधियों का उल्लेख होना चाहिए। जो भी अवधि है, कौन जिस अवधि की ऑडिट की जा रही है, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो सभी अवधि से रिलेटेड होने चाहिए, यानी सभी अवधियों का उसमें उल्लेख होना चाहिए और इस पर लेखा परीक्षा कार्य पूर्ण होने की तिथि अंकित होनी चाहिए। इसका उपयोग ग्राहक यानी कंपनी के प्रबंधन को यह लिखित रूप में घोषित करने के लिए किया जाता है कि वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षा को प्रस्तुत अन्य विवरण पर्याप्त और उपयुक्त है। तो प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान के अकॉर्डिंग वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छोड़ा गया है। ये लेखा परीक्षा के दौरान प्रबंधन के निवेदनों यानी प्रतिवेदनों या अभ्यावेदनों को दस्तावेजित करने का कार्य करता है, जिससे वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियों के संबंध में गलतफहमियों को कम किया जा सके। यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि इन ऑडिट यानी जो ऑडिट होती है, ऑडिट की अवधि के दौरान जो ऑडिटर ऑडिट का कार्य करता है, तो उस संबंध में कई सारे प्रपत्र की, डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेजों की, एक्सेट्रा कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ऑडिटर को मैनेजमेंट से, जो डायरेक्टर से, कंपनी के मैनेजर से, उनसे जो भी सूचना है, दस्तावेजीकरण है, एक्सेट्रा जो भी है, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मांगा जाता है, वो एक निर्धारित प्रपत्र में ऑडिटर को उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, वही एक तरीके से अभ्यावेदन होते हैं। नेक्स्ट लेखा परीक्षा के साक्ष्य के लिए यह तभी विश्वसनीय माना जाता है जब लेखा परीक्षा के पास लेखा परीक्षा के पास साक्ष्य प्राप्त करने का कोई अन्य साधन न हो। उदाहरण के लिए आकस्मिक देनदारियों, बैलेंस शीट से बाहर की देनदारियों से संबंधित स्थितियां पत्र जारी करने वाले व्यक्ति के पास संगठन में इस मुद्दे की पुष्टि करने के लिए उचित अधिकारी आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अन्य साक्ष्य स्रोतों और प्रबंधन के बयानों के बीच विरोधाभास होने की स्थिति में लेखा परीक्षक को आगे जांच करनी चाहिए। और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स है, अगर उनमें किसी प्रकार का कॉम्प्लीमेंट आता है यानी कम्प्लीमेंट या विरोधाभास हो जाता है, प्रबंधन के बयानों के बीच विरोधाभास होने की स्थिति में लेखा परीक्षक को आगे की जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज ऑडिट एविडेंस है। तो ISA UK 580 में कहा गया है कि यद्यपि लिखित प्रस्तुतियां यानी रिप्रेजेंटेशन आवश्यक लेखा परीक्षा साक्ष्य प्रदान करती है, वे प्राप्त अन्य लेखा परीक्षा साक्ष्यों का समर्थन करती है और अपने आप में उन मामलों के बारे में पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्रदान नहीं करती है जिनसे वे संबंधित हैं। यदि कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो इससे लेखा परीक्षा के दायरे की सीमा के कारण लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है
यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहां कार्य क्षेत्र की वास्तविक सीमा होती है और लेखा परीक्षक को किसी अन्य साक्ष्य के उपलब्ध होने की उम्मीद नहीं होती है। इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए बारे में बात करें, उदाहरण के रूप में देखें तो यदि लेखा परीक्षक की नियुक्ति रिपोर्टिंग अवधि समाप्त होने के बाद की जाती है और वह स्टॉक की पर्याप्त मात्रा को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं ढूंढ पाता है तो प्रबंधन के बयानों को अकेले मात्राओं के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना जा सकता है। यानी ये एक तरीके से ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जहां इंपॉर्टेंट होगा उस पे डिटेल से बात करेंगे। इसमें और बता रखा है, हालांकि ऐसे उदाहरण भी होंगे जब कोई सहायक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा और न ही उसके उपलब्ध होने की उचित अपेक्षा की जा सकती है, यानी किसी प्रकार से कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, व्यापार में नहीं होता है और न ही उसके फ्यूचर में कोई अपेक्षा की जा सकती है। और ऐसे मामलों में लेखा परीक्षक को या अन्य सूचनाओं के साथ लिखित पुष्टि ही पर्याप्त साक्ष्य मानी जानी चाहिए। जो भी प्रबंधक लिखित पुष्टि कर देता है उसको पूर्ण रूप से एविडेंस माना जाना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आस्थगित जो भी आस्थगित कर प्रावधान है, रेफर टैक्स प्रोविजंस है, तो आस्थगित कर प्रावधान का लेखा परीक्षा करते समय लेखा परीक्षक को भविष्य के पूंजीगत व्यय के संबंध में प्रबंधन के इरादों के बारे में दिए गए कथनों को स्वीकार करना पड़ सकता है। इसी प्रकार वित्तीय साधनों का वर्गीकरण साधन के उपयोग के संबंध में प्रबंधन के इरादों पर निर्भर हो सकता है। ऐसे मामलों में लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित या इंश्योर करना चाहिए कि कथनों में कोई विरोधाभास न हो और लेखा परीक्षा के दौरान प्रबंधन की योजनाओं और इरादों के बारे में प्राप्त अन्य साक्ष्य का अनुरूप हो। यानी जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो एक तरीके से सही होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग ऑडिटर को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट है, यह खंड अनिवार्य करता है कि स्वतंत्र लेखा परीक्षक पीसीएओबी के मानकों के अकॉर्डिंग किए गए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के भाग के रूप में प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करे और प्राप्त किए जाने वाले अभ्यावेदनों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है वो मैनेजर से ऑडिटर द्वारा प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट है, रिलायंस ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस। तो लेखा परीक्षा के दौरान यानी जो पीरियड होता है लेखा परीक्षा का, तो लेखा परीक्षा के दौरान प्रबंधन लेखा परीक्षा को मौखिक और लिखित रूप से कई बयान देता है। वो विशिष्ट पूछताछ के जवाब में या वित्तीय विवरणों के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑडिट के दौरान जो मैनेजर्स होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर उनसे जो कई प्रकार की इंफॉर्मेशन मांगता है वो लिखित में हो सकती है, मौखिक में हो सकती है। ठीक है, अब प्रबंधन के ये बयान स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त साक्ष्यों का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में राय देने के लिए आवश्यक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग का विकल्प नहीं है। प्रबंधन के लिखित बयान आमतौर पर लेखा परीक्षक को स्पष्ट या अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए बयानों की पुष्टि करते हैं। यानी अगर वर्बली बयान दिए गए हैं तो उनमें जो ऑडिटर है किसी प्रकार से राय व्यक्त नहीं कर सकता है, और अगर लिखित में दे रहे हैं तो लिखित में वो जो भी उसको राय देनी है वो स्पष्ट या स्पष्ट रूप से राय दे सकता है। ऐसे बयानों की निरंतर उपयुक्तता को दर्शाते हैं और प्रमाणित करते हैं कि बयानों से संबंधित मामलों के बारे में गलतफहमी की संभावना को कम करता है। अगर लिखित तथ्य मिलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वर्बली अगर उसके मैनेजर्स द्वारा स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसके बारे में ऑडिटर को 100% श्योर होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है। ठीक है, ऑडिटर को अन्य ऑडिट प्रक्रियाओं को पूरक के रूप में प्रबंधन से लिखित अभिवेदन प्राप्त करता है। कई मामलों में ऑडिटर उन ऑडिट प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के लिए बनाई गई है जो लिखित अभिवेदनों का विषय भी है। उदाहरण के लिए बात करें तो AS 2410 है, संबंधित पक्ष में वर्णित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ऑडिटर को एक लिखित अभिवेदन प्राप्त करना चाहिए। यानी AS 2410 में बता रखा है, यानी संबंधित पक्ष में वर्णित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ऑडिटर को एक लिखित अभिवेदन प्राप्त करना चाहिए कि प्रबंधन को संबंधित पक्षों के साथ किसी भी ऐसे संबंध या लेन देन की जानकारी नहीं है और जिसका उचित लेखा जोखा नहीं किया गया है और जिसका पर्याप्त रूप से खुलासा नहीं किया गया है, जो भी कमियां हैं वो बतानी चाहिए। ऑडिटर को यह लिखित अभिवेदन तब भी प्राप्त करना चाहिए भले ही वह उन प्रक्रियाओं के परिणाम यह दर्शाते हों कि संबंधित पक्षों के साथ संबंधों और लेन देन का उचित लेखा जोखा किया गया है और जिसका पर्याप्त रूप से खुलासा किया गया है। कुछ परिस्थितियों में पूछताछ के अलावा अन्य ऑडिट प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले साक्ष्य सीमित होते हैं, इसलिए ऑडिटर अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान करने के लिए लिखित अभिवेदन प्राप्त करता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो यदि कोई इकाई किसी व्यवसाय को बंद करने की योजना बना रही है और ऑडिटर अन्य ऑडिट प्रक्रियाओं के माध्यम से योजना या इरादे की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ऑडिटर प्रबंधन के इरादे का साक्ष्य प्रदान करने के लिए एक लिखित अभिवेदन प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि प्रबंधन द्वारा दिया गया कोई कथन अन्य लेखा परीक्षा साक्ष्यों से विरोधाभासी कन्फ्लिक्ट है या विरोधाभासी पाया जाता है तो लेखा परीक्षक को परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए और दिए गए कथन की विश्वसनीयता पर विचार करना चाहिए। अगर विरोधाभास है तो लेखा परीक्षक को डिटेल से जांच करनी चाहिए और उसकी विश्वसनीय जो भी उसकी रियलिटी है उस पर विचार करना चाहिए।
परिस्थितियों के आधार पर लेखा परीक्षक को यह विचार करना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के अन्य पहलुओं से संबंधित प्रबंधन के कथनों पर उसका भरोसा उचित है और न्याय संगत है या नहीं है। इस पर उसे आंसर करना होगा। नेक्स्ट है ओपनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यानी जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल सभी वित्तीय विवरणों और अन्य अवधियों के लिए प्रबंधन से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए जाने चाहिए। इसमें क्या बता रखा है, जो लेखा परीक्षा होता है वो रिपोर्ट में शामिल जो भी फैक्ट्स है वित्तीय विवरण है उनके रिगार्डिंग ये लिखित में रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना चाहिए मैनेजमेंट से। उदाहरण के लिए बात करें, यदि तुलनात्मक वित्तीय विवरणों यानी बैलेंस शीट में रिपोर्टों में दी जा रही है तो नवीनतम लेखा परीक्षा के पूरा होने पर प्राप्त लिखित अभ्यावेदन में रिपोर्ट की जा रही सभी अवधियों को शामिल किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त विशिष्ट लिखित अभ्यावेदन कार्य की प्रस्तुतियों और वित्तीय विवरण की प्रकृति और प्रस्तुति के आधार पर निर्भर करेगा। यदि प्रबंधन ने लेखा परीक्षा समिति को अभ्यावेदन पत्र पहले ही प्रदान नहीं किया है तो लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा समिति को अभ्यावेदन पत्र की प्रति प्रदान करनी चाहिए। सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार प्रस्तुत वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में विशिष्ट अभ्यावेदन निम्नलिखित मामलों से संबंधित होने चाहिए। अब पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या क्या अभ्यावेदन होना चाहिए। प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों और नकदी प्रभाव को आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। जो भी सामान्य जीएपी सिद्धांत है उनके अकॉर्डिंग जो भी परिचालन परिणाम है, नकदी प्रवाह है, स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उनको स्वीकार करना चाहिए। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आंसर करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सभी वित्तीय अभिलेखों जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। सभी वित्तीय अभिलेखों और संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता जिसमें सभी संबंधित पक्षों के नाम और संबंधित पक्षों के साथ सभी संबंध और लेन देन शामिल हुए। इसके अलावा जो शेयर होल्डर है, शेयरधारकों, डायरेक्टर्स और निदेशक समितियों की बैठकों के सभी कार्यवर्ष जो मिनट्स है वो उनको पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जो मिनट्स है, जो भी डिसीजन लिए गए हैं वो ऑडिटर को उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं के अनुपालन न करने या उनमें कमियों के संबंध में नियामक एजेंसियों से प्राप्त जो भी संचार है, जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर, यानी प्रबंधन का यह मानना है कि लेखा परीक्षक द्वारा वर्तमान कार्य के दौरान एकत्रित की गई और प्रस्तुत नवीनतम अवधि से संबंधित किसी भी असंशोधित वित्तीय विवरण की गलतियों का व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से समग्र वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे मदों का सारांश पत्र में शामिल किया जाना चाहिए, संलग्न किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनको शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रॉड है, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने के लिए कार्यक्रमों और नियंत्रणों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी की स्वीकृति होनी चाहिए। इसके अलावा संस्था को प्रभावित करने वाली धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की जानकारी जिसमें मैनेजर्स है, आपके आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी है या व्यक्ति है या अधिकारी या अन्य लोग शामिल हों जहां धोखाधड़ी का वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, विश्लेषकों या नियामकों, शॉर्ट सेलर्स या अन्य लोगों से प्राप्त संचार में संस्था को प्रभावित करने वाले धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के किसी भी आरोप की जानकारी मेंशन करनी चाहिए। ऐसी योजनाएं या इरादे जो परिसंपत्तियों या देनदारियों के वहन मूल्य या वर्गीकरण को प्रभावित करते हैं उनके बारे में सूचना लेनी चाहिए या अभ्यावेदन प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित पक्षों के साथ हुए लेन देन और उनसे प्राप्त होने वाली या उन्हें देय राशि से संबंधित जानकारी जिसमें इस दावे का समर्थन भी शामिल है कि संबंधित पक्ष के साथ किया गया लेन देन निष्पक्ष लेन देन के समान शर्तों पर किया गया था, लिखित या मौखिक गारंटी जिसके तहत इकाई आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है प्रबंधन को याद महत्वपूर्ण अनुमान और महत्वपूर्ण संकेंद्रण जिनका खुलासा AICPA की स्थिति विवरण 94 के अनुसार आवश्यक होता है। इसके अलावा क्या प्रकट होना चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन सिग्निफिकेंट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, यानी कानूनों या विनियमों का उल्लंघन या संभावित उल्लंघन जिनके प्रभावों का वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के लिए या हानि आकस्मिकताओं को दर्ज करने के आधार के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रमाणित दावे या आकलन जिनके बारे में संस्था के वकील ने पुष्टि की है कि वे अभिकथन के योग्य हैं और वित्तीय लेखा मानक बोर्ड FASB विवरण संख्या 5 के अनुसार प्रकट किए जाने चाहिए। इसके अलावा अन्य देनदारियां और लाभ या हानि आकस्मिकताएं जिन्हें FASB विवरण संख्या 5 के द्वारा उपार्जित या प्रकट किया जाना आवश्यक है वो प्रकट करना चाहिए। इसके अलावा असेट्स का संतोषजनक स्वामित्व, उसकी ओनरशिप, परिसंपत्तियों पर ग्रहणाधिकार या भार व संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण होना चाहिए। संविधात्मक समझौतों के उन पहलुओं का अनुपालन जो वित्तीय विवरणों के प्रभावित कर सकते हैं वो पूर्ण विवरण होना चाहिए। इसके अलावा लेखांकन अनुमान विकसित करने में कंपनी द्वारा उपयोग की गई विधियों
की उपयुक्तता, अनुप्रयोग में निरंतरता, आंकड़ों की सटीकता और पूर्णता और महत्वपूर्ण मान्यताओं की तर्कसंगतता प्रकट होनी चाहिए। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इवेंट्स, यानी अनुवर्ती घटनाएं हैं, जो बाद की घटनाएं होती है। अनुवर्ती घटनाएं, जिसमें फर्स्ट देखते हैं अनुवर्ती घटनाओं से संबंधित जानकारी प्रतिनिधित्व पत्र में आमतौर पर संस्था के व्यवसाय या उद्योग से संबंधित विशिष्ट मामलों के बारे में प्रबंधन की ओर से अतिरिक्त उपयुक्त अभ्यावेदन इसमें शामिल होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी चीजें बता रखी है, पांच प्रकार की जो भी रिक्वायरमेंट है एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स की, वो अभ्यावेदन के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। अब देखते हैं स्कोप लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रबंधन द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से इनकार करना लेखा परीक्षा के दायरे को सीमित करता है। यानी प्रबंधन द्वारा यानी मैनेजर द्वारा लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से इनकार करना लेखा परीक्षा के दायरे को सीमित करता है। अगर वो मना कर देता है तो लेखा परीक्षा का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, जिसे पूर्णतः बिना शर्त राय देना संभव नहीं होता और सामान्यतः लेखा परीक्षा को राय देने से इनकार करने या लेखा परीक्षा कार्य से हटने के लिए पर्याप्त कारण होता है। ठीक है, अगर उसको जो ऑडिटर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स या जो भी एविडेंस है अगर मैनेजर्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो ऑडिटर से राइट्स होता है कि वो उस ऑडिट से हट सकता है, बीच में छोड़ सकता है या अपनी प्रतिकूल राय भी उसमें व्यक्त कर सकता है, यानी पर्याप्त कारण होता है। हालांकि प्राप्त न किए गए प्रतिवेदनों की प्रकृति या इनकार की प्रस्तुतियों के आधार पर लेखा परीक्षक यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सशर्त राय देना उचित है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स, अब जरूरी नहीं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने उपलब्ध नहीं करवाए हैं मैनेजर्स ने, तो बीच में वो अपनी प्रतिकूल राय व्यक्त करेगा। वो डिपेंड करेगा प्रस्तुति के ऊपर कि जो डॉक्यूमेंट्स जो भी एविडेंस है उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता कितनी थी, समय उस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वो अपनी राय सशर्त राय दे सकता है। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षक को अन्य प्रबंधन प्रतिवेदनों पर भरोसा करने की अपील अपनी क्षमता पर इनकार के प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। जो भी उसकी कैपेसिटी है उस पर जो भी वो इनकार कर रहा है, किस अकॉर्डिंग कर रहा है, उस पर उसे विचार करना चाहिए। यदि लेखा परीक्षक वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण किसी मामले के संबंध में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझे जाने वाली प्रक्रियाओं को करने से वंचित है, भले ही प्रबंधन ने उस मामले के संबंध प्रतिनिधित्व दिया हो, तो लेखा परीक्षा यानी लेखा परीक्षा के दायरे पर एक सीमा होती है और लेखा परीक्षक को अपनी राय को सीमित करना चाहिए या राय देने से इनकार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव डेट्स के बारे में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना आपको। एंड दिस सेक्शन इज इफेक्टिव फ्रॉम ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पीरियड्स एंडिंग ऑन और आफ्टर जून 30, 1998। अर्लियर एप्लीकेशन इज परमिटेड। यानी यह खंड कौन सा है, जो ये प्रेजेंटेशन वाला खंड है, यह खंड 30 जून 1998 कब 30 जून 1998 30 जून 1998 को या उसके बाद समाप्त होने वाले, या 30 जून 1998 से लागू हो चुका था, तो 30 जून या 1998 के बाद में जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं अभ्यावेदन के रिगार्डिंग, उसके बाद समाप्त होने वाली अवधियों के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षाओं पर लागू होता है। इससे पहले भी इसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले भी किया जा सकता है, यह ऑप्शनल है, लेकिन 30 जून 1998 के बाद में यहाँ पे जो भी लेखा परीक्षाएं होती है उस पर यह पूर्ण रूप से लागू होता है। नेक्स्ट अपेंडिक्स बी एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा अन्य उदाहरण को देख लेते हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, ये जो टेबल देखेंगे, सारणी देखेंगे, पहले इसके मीनिंग देखते हैं। प्रतिनिधित्व पत्र सामर्थ्य, यानी प्रतिनिधित्व पत्र सामर्थ्य प्रबंधन द्वारा संस्था के व्यवसाय या उद्योग से संबंधित विशिष्ट मामलों के लिए दिए गए अतिरिक्त उपयुक्त अभ्यावेदनों को शामिल करने के लिए तैयार किए जाने चाहिए। निम्नलिखित उन अतिरिक्त अभ्यावेदनों की सूची है जो कुछ परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकते हैं। यानी अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यानी निम्नलिखित जो भी नीचे देखेंगे असेट्स का, लायबिलिटीज का, जनरल का, एक्सेट्रा जो भी है, तो निम्नलिखित उन अतिरिक्त अभ्यावेदनों की सूची है जो कुछ स्थितियों में उपयुक्त हो सकती है, यानी कुछ परिस्थितियों में ये अनुकूल हो सकती है या उपयुक्त हो सकती है। यह सूची पूर्ण नहीं है। लेखा परीक्षक को इस खंड के जारी होने के बाद जारी किए गए घोषणाओं के प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यानी कंडीशन देर की है और इसके अलावा इलस्ट्रेटिव स्पेसिफिक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, यानी क्या क्या समस्याएं क्रिएट होती है उस समय में ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट तो है यानी अनऑडिटेड इंटरिम इंफॉर्मेशन अकॉम्पनीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड वित्तीय विवरणों के साथ अलेखा परीक्षित अंतरिम जानकारी भी संलग्न है। ठीक है, इस समय ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, क्या क्या उसे जांच करनी है, तो संबंधित सभी अवधियों की पहचान उसे करेगा और इसके अलावा वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न जो भी नोट है वो प्रस्तुत करेगा। लेखा परीक्षित अंतरिम वित्तीय जानकारी पर लागू सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप वो तैयार करेगा और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत की गई है, ये देखेगा। लेखा परीक्षित यानी जो अनऑडिटेड अंतरिम वित्तीय जानकारी है उसको तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त सिद्धांत के अनुरूप है या नहीं है, उसे चेक करना होगा। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ न्यू अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज नॉट नोन, यानी नए लेखांकन सिद्धांत का प्रभाव ज्ञात नहीं है। तो इस संबंध में हमने यानी वित्तीय लेखा मानक बोर्ड FASB लेखा मानक अध्ययन जो भी वित्तीय वर्ष है में दिए गए दिशा निर्देशों को अपनाने के परिणाम स्वरूप होने वाले प्रभाव के
मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जैसा कि नोट जो भी नोट दे रखा है में चर्चा की गई है। इसलिए कंपनी FASB लेखा मानक अद्यतन तो दिए गए दिशा निर्देशों को अपनाने के बाद अपनी वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव को खुलासा करने में असमर्थ है, इस प्रकार से मेंशन कर देगा। नेक्स्ट वित्तीय परिस्थितियां मत तनावपूर्ण है, प्रबंधन के इरादों को खुलासा करना और संस्था की निरंतर संचालन क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, तो इस समय ऑडिटर वित्तीय विवरणों के जो नोट है मैं उन सभी यानी नोट दे रखा जो भी वो नोट बनाएगा उन सभी मामलों का खुलासा किया गया है जिनकी हमें जानकारी है और जो बीमा जो कंपनी के निरंतर संचालन क्षमता से संबंधित है, जिन्हें महत्वपूर्ण स्थितियां और घटनाएं तथा प्रबंधन की योजनाएं इसमें इंक्लूड है, इस प्रकार से वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। अगर जनरल प्रकरण आते हैं तो ठीक है। अब असर्ट्स का यानी संपत्ति के रिगार्डिंग कोई प्रकरण आ जाता है, ठीक है, उस संबंध में ऑडिटर को क्या कार्य करना होगा। फर्स्ट है मैनेजमेंट हैज डिटरमाइंड द फेयर वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट डू नॉट हैव रेडली डिटरमाइनेबल मार्केट वैल्यूज, यानी प्रबंधन ने जो मैनेजर्स है उन्होंने महत्वपूर्ण वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित किया है जिनका बाजार मूल्य आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इस संबंध में वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां और महत्वपूर्ण मान्यताएं निम्नलिखित है। वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और महत्वपूर्ण मान्यताओं का वर्णन करें या करना है। उपयोग की गई विधियों और महत्वपूर्ण मान्यताओं के परिणाम स्वरूप उचित मूल्य का एक ऐसा माप प्राप्त होता है जो वित्तीय विवरणों के मापन और प्रकटीकरण के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से वो मेंशन करेगा। ऐसा ऑफ बैलेंस शीट जोखिम वाले वित्तीय साधन और क्रेडिट जोखिम के संकेतन वाले वित्तीय साधन मौजूद है। इस संबंध में बैलेंस शीट से इतर बैलेंस शीट के अलावा जोखिम वाले वित्तीय साधनों और क्रेडिट जोखिम के संकेतन वाले वित्तीय साधनों के बारे में निम्नलिखित जानकारी वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से प्रकट की गई है, चेक करेगा। बैलेंस शीट से इतर जोखिम वाले वित्तीय साधनों का विस्तार, प्रकृति और शर्तें हैं। बैलेंस शीट से इतर जोखिम वाले वित्तीय साधनों के क्रेडिट जोखिम की राशि और ऐसे वित्तीय साधनों को सहारा देने वाली संपार्श्विक के बारे में जानकारी लेगा। सभी वित्तीय साधनों से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम के महत्वपूर्ण संकेतन और ऐसे वित्तीय साधनों को सहारा देने वाली संपार्श्विक यानी जो कोलेटरल असेट्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो जनरल देख चुके हैं, असेट्स के बारे में बात हो चुकी है नॉर्मल। फिर लायबिलिटीज देखते हैं। लायबिलिटीज के रिगार्डिंग क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। ऋण अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक आधार पर पुनर्वित्त किया जा सकता है और प्रबंधन ऐसा करने का इरादा रखता है। तो इस संबंध में कंपनी ने अल्पकालिक दायित्वों यानी जो भी अल्पकालीन लायबिलिटीज है को चालू देनदारियों यानी करंट जो भी लायबिलिटीज है चालू देनदारियों से बाहर रखा है और क्योंकि वह इन दायित्वों को दीर्घकालिक आधार पर पुनर्वित्त पोषण करने का इरादा रखती है। उपयुक्त शब्दों के साथ पूरा करें जिससे यह बताया गया हो कि राशि का पुनर्वित्त पोषण कैसे किया जाएगा। कंपनी ने बैलेंस शीट की तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरण जारी होने से पहले अल्पकालिक दायित्वों का दीर्घकालिक आधार पर पुनर्वित्त पोषण करने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक दायित्व ऋण सुरक्षा जारी किया है। कंपनी वित्तीय विवरणों के नोट जो भी नोट है में उल्लिखित वित्त पोषण समझौते का उपयोग करके पुनर्वित्त पोषण को पूरा करने में सक्षम है। ये इस प्रकार से चेक करेगा। नेक्स्ट है कर मुक्त बॉन्ड जारी किए गए हैं यानी टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड्स हैव बीन इश्यूड, तो इसमें चेक करेगा यानी टैक्स एग्जम्प्ट बॉन्ड्स इश्यूड हैव रिटेन्ड देयर टैक्स एग्जम्प्ट स्टेटस, जारी किए गए कर मुक्त बॉन्डों ने अपनी कर मुक्त स्थिति बरकरार रखी है या नहीं रखी है वो चेक करेगा। नेक्स्ट है पेंशन एंड पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड एक्चुअली हैज बीन यूज्ड टू मेजर पेंशन लायबिलिटीज एंड कॉस्ट्स, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ पेंशन देनदारियों और लागतों को मापने के लिए एक बीमा विशेषज्ञ का उपयोग किया गया है। यानी इसमें हमारा मानना है कि वित्तीय लेखांकन उद्देश्यों के लिए पेंशन देनदारियों और लागतों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकित मान्यताएं और विधियां परिस्थितियों के अनुरूप है। इस प्रकार से ऑडिटर चेक करेगा या संतुष्ट होगा। नेक्स्ट है अपेंडिक्स सी है इलस्ट्रेटिव अपडेटिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में है। तो निम्नलिखित पत्र केवल उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दिया गया है। प्रबंधन को पिछले पत्र में दिए गए सभी कथनों को दोहराने दो पर टेबल के बारे में बात की है, पत्र उससे रिलेटेड है। जो भी टेबल देखी थी सारणी देखी थी तो जो भी स्टेटमेंट थे तो सभी कथनों को दोहराने की आवश्यकता उससे नहीं होती है। यदि कोई ऐसा मामला है जिसे लेखा परीक्षक को प्रकट किया जाना चाहिए तो उसे कथन के बाद सूचीबद्ध करके इंगित किया जाना चाहिए यानी उसको लिस्टेड किया जाना चाहिए और उसको एक तरह से इंगित करना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो बैलेंस शीट की तिथि के बाद की कोई घटना वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई है तो अंतिम पैराग्राफ को इस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार वित्तीय विवरणों के नोट संख्या जो भी है चर्चा किए गए मामले में छोड़कर कोई घटना घटित नहीं हुई है। ठीक है, अगर बाद में अनुवर्ती घटना घटित होती है तो उसको एक तरीके से नोट में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। जो भी रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग दस्तावेजीकरण होता है तो लेखा परीक्षा आमतौर पर लेखा परीक्षा कार्यपत्रों प्रबंधन के कथनों के साक्ष्य के रूप को शामिल करता है जो प्रबंधन के साथ मौखिक चर्चाओं के सारांश या प्रबंधन से प्राप्त लिखित कथनों के रूप में हो सकते हैं।
लिखित कथन आमतौर पर मौखिक कथन की तुलना में अधिक विश्वसनीय लेखा परीक्षा साक्ष्य होता है और यह निम्न रूपों में हो सकता है। यानी जो लिखित साक्ष्य होता है वो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, लिखित प्रपत्र ही प्राप्त करनी चाहिए। फर्स्ट है प्रबंधन से प्राप्त कथन पत्र। दूसरा है लेखा परीक्षक द्वारा प्रबंधन के कथनों के बारे में लेखा परीक्षक की समझ को रेखांकित करते हुए लिखा गया पत्र जिसे प्रबंधन द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया और पुष्टि की गई है। थर्ड है निदेशक मंडल या इस प्रकार के निकाय की बैठकों का प्रासंगिक कार्यव्रत या वित्तीय विवरणों की हस्ताक्षरित प्रति है। दस्तावेजीकरण के बारे में ये चेक करना है। नेक्स्ट है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है। प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र का अनुरोध करते समय लेखा परीक्षक यह अनुरोध करेगा कि इसे लेखा परीक्षक को संबोधित किया जाए, इसमें निर्दिष्ट जानकारी शामिल हो, इस पर उचित तिथि और हस्ताक्षर हो। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो ऑडिटर को प्रस्तुत करें और उसमें मैनेजर्स के निश्चित साइन होने चाहिए और उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र है यानी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है। प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र पर संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि अंकित होती है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में लेखा परीक्षा के दौरान या लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तिथि के बाद, उदाहरण के लिए सार्वजनिक पेशकश की तिथि पर, विशिष्ट लेनदेन या अन्य घटनाओं के संबंध में एक अलग प्रतिनिधित्व पत्र भी प्राप्त किया जा सकता है। कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपोर्टेंट होगा वहीं थोड़ी डिटेल से बात कर लेंगे। प्रबंधन प्रतिनिधित्व पत्र पर आमतौर पर संस्था और उसके वित्तीय पहलुओं के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्रबंधन सदस्यों, जैसे आमतौर पर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी द्वारा उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में लेखा परीक्षक प्रबंधन के अन्य सदस्यों से प्रतिनिधित्व पत्र प्राप्त करना चाह सकता है। उदाहरण के लिए लेखा परीक्षक शेयरधारकों, निदेशक मंडल और महत्वपूर्ण समितियों की बैठकों के सभी कार्यव्रतों की पूर्णता के बारे में लिखित प्रतिनिधित्व उस व्यक्ति से प्राप्त करना चाह सकता है जो ऐसा कार्यव्रत या मिनट करने के लिए जिम्मेदार है, उससे प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है एक्शन इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, यानी जो अभ्यावेदन है रिप्रेजेंटेशन है उसको अगर मैनेजर से ऑडिटर द्वारा मांगने पर मैनेजर द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है तो उस संबंध में ऑडिटर द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। तो यदि प्रबंधक यदि प्रबंधन लेखा परीक्षक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी विवरण को देने से इनकार करता है, जो भी वो आवश्यक डॉक्यूमेंट समझता है, जो भी प्रपत्र समझता है, अगर उसको मैनेजर द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता ऑडिटर को, तो ये कार्य क्षेत्र की सीमा का गठन करता है, यानी जो भी उसकी लिमिटेशन है उसका गठन करता है और लेखा परीक्षक को एक शर्त यानी कंडीशन के साथ में राय व्यक्त करता है। एक तरह प्रतिकूल भी हो सकती है, अनुकूल भी हो सकती है। तो एक सशर्त राय का स्वीकरण व्यक्त करना चाहिए, यानी एक तरह से प्रतिकूल राय उसे व्यक्त करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा दिए गए अन्य विवरणों पर देख रखे गए किसी भी भरोसे का मूल्यांकन करेगा और विचार करेगा कि क्या इनकार के अन्य निहितार्थ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई अतिरिक्त प्रभाव डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, इस प्रकार से वो चेक करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के बारे में है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो यानी यह पत्र जो भी आपका रिप्रेजेंटेशन लेटर है, तो यह पत्र मानक पत्र के रूप में अभिप्रेत नहीं है। प्रबंधन द्वारा दिए गए विवरण एक संस्था से दूसरी संस्था और एक अवधि से दूसरी अवधि में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक अवधि से अलग हो सकता है, दूसरी अवधि का अलग हो सकता है। यदि भी विभिन्न मामलों पर प्रबंधन से विवरण प्राप्त करने से प्रबंधन का ध्यान उन मामलों पर केंद्रित हो सकता है और इस प्रकार प्रबंधन उन मामलों को सामान्य से अधिक विस्तार से संबोधित कर सकता है। फिर भी लेखा परीक्षक को इस आईएसए में निर्धारित लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में प्रबंधन के विवरणों की सीमाओं से अवगत होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, कंप्लीट हो चुका है। ये समरी है, इसको देखेंगे। अब यहाँ टेक्निकल टर्म्स को देख लेते हैं। टेक्निकल टर्म्स के बारे में प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स क्या होती है, इसके अलावा वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंस क्या होता है, और इसके अलावा कंप्लायंस ऑडिट क्या होती है, ड्यू प्रोफेशनल केयर क्या होता है, इनको देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं इनको। तो देखते हैं इनको। तो फर्स्ट आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट्स क्या होती है, यानी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट क्या होती है। स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट लेखा परीक्षा के परिणामों को संप्रेषित करने वाला एक औपचारिक पत्र है। रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की राय भी शामिल होती है और यह भी बताया जाता है कि क्या वे आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल या लागू लेखांकन के अन्य व्यापक आधार के अनुसार निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये GAAP की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट वर्किंग पेपर्स के बारे में बात करें। डॉक्यूमेंट्स डेट समराइज एंड रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज एंड एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एन ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन, यानी वे दस्तावेज जो किसी यानी वर्किंग पेपर के बारे में बात करें, वर्किंग पेपर किसे कहते हैं,
तो वे दस्तावेज जो किसी लेखा परीक्षा या जांच के दौरान प्राप्त सभी गतिविधियों और साक्ष्यों का सारांश और रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है, उसे वर्किंग पेपर कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑडिट एविडेंस के बारे में है। तो इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर एंड information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Audit evidence include both information contained in the accounting reports underlying the financial statement and other information. यानी ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करें तो लेखा परीक्षक द्वारा अपने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए उपयोग की गई जानकारी जिसके आधार पर लेखा परीक्षक की राय बनती है। यानी जो अपना निष्कर्ष निकालना है, जो ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो किस के बेस पे वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, ठीक है, जो भी सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जो डाटाज होते हैं, उन्हीं को ऑडिट एविडेंस कहा जाता है। लेखा परीक्षक राय बनती है। लेखा परीक्षा साक्ष्य में वित्तीय विवरणों के आधारभूत लेखांकन अभिलेखों में निहित जानकारी और अन्य जानकारी दोनों इसमें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लायंस ऑडिट के बारे में बात करते हैं। कंप्लायंस ऑडिट के बारे में बात करें तो ए प्रोग्राम स्पेसिफिक ऑडिट और एन ऑर्गेनाइजेशन वाइड ऑडिट ऑफ एनी एंटिटीज कंप्लायंस विद एप्लीकेबल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है किसी संस्था यानी किसी संस्था द्वारा लागू अनुपालन आवश्यकताओं के अनुपालन का कार्यक्रम विशिष्ट ऑडिट या संगठन व्यापी ऑडिट होता है। नेक्स्ट लास्ट है ड्यू प्रोफेशनल केयर क्या होता है, इसके बारे में बात करें। ड्यू प्रोफेशनल केयर यानी उचित पेशेवर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। उचित पेशेवर सावधानी है। तो ड्यू प्रोफेशनल केयर कॉल्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द care and skill expected of a reasonably prudent and competent person in a similar circumstance. Due professional care is exercised by auditors when they conduct their audit in accordance with the applicable auditing standards. यानी उचित पेशेवर सावधानी का अर्थ है किसका? उचित पेशेवर सावधानी का अर्थ है समान परिस्थितियों में एक विवेकशील और सक्षम व्यक्ति से अपेक्षित सावधानी और कौशल का प्रयोग करना। लेखा परीक्षक लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा करते समय उचित पेशेवर सावधानी बरतते हैं, उसी को ड्यू प्रोफेशनल केयर कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर है यानी आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। पहले इसका मीनिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी गलतियाँ होती है, ऑडिटर उनको किस प्रकार से पकड़ता है, कौन कौन की किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है और इसमें प्रश्न मैक्स टू मैक्स 1% आ सकता है, आएगा तो, हालांकि इसमें ज़्यादा कोई संभावना नहीं है, बट आपको चैप्टर पूरे तैयार करने हो सकता है, किसी भी चैप्टर से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ऑडिट के आपके इस वीडियो सहित यानी यह 30 नंबर की आपकी क्लास है, 30 नंबर की, तो आपके 16 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका एक लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसमें लगभग 2 या 3 क्लासें बनेगी, क्योंकि यानी मैक्स टू मैक्स आप 3 क्लास मान सकते हैं, 3 क्लास तो बनेगी क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे आपका ऑडिट लगभग 33 क्लासें आपके ऑडिट की हो जाएगी, और बाकी जो आपकी ऑडिट है रिमेनिंग, जैसे आपकी कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, एनवायरमेंट ऑडिट है, इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट है, ठीक है, तो इनके बारे में अलग से यानी इसी हो सकता है इसी प्लेलिस्ट में शामिल करेंगे उन वीडियो को, या अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो जो भी 10, 12, 15 वीडियो बनेंगे तो वो सेपरेट बनाएंगे। तो आपका पोस्ट ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो 3 वीडियो में आपका ऑडिट वाला नॉर्मल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में जो आपका जो रिमेनिंग आपका पोस्ट और मैनेजमेंट ऑडिट है, जो भी नए अमेंडमेंट हुए हैं लेटेस्ट, उन सहित जो भी सेक्शंस है, मेजर सेक्शंस है, डिटेल्स है, उनके बारे में बात करेंगे। और जो साथ में एक छोटा सा काम करना आपको, कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर अवश्य करना है। जो भी आपके जो भी साथी है जेवीएनएल भर्ती परीक्षा 26 का कंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक आप ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासों का आनंद मिल सके। और आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।